मायावती एक टाइम पर जो दलितों की रक्षक मानी जाती थी, अब वही मायावती जाति, धर्म इन सब पर अपनी पॉलिटिक्स घुमा रही हैं, और अच्छे के लिए नहीं। मायावती, जो कि बहन जी के नाम से भी मशहूर हैं, उनका जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के एक गरीब दलित परिवार में हुआ था। उनके परिवार का फाइनेंशियल बैकग्राउंड ज़्यादा बढ़िया नहीं था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। उनके लिए पढ़ाई सबसे ऊपर थी। मायावती की स्कूल लाइफ बहुत ही साधारण थी, जैसे कि हर बच्चे की होती है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली में की थी। उसके बाद उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री कंप्लीट की और फिर लॉ में ग्रेजुएशन। एक समय ऐसा भी आया जब वो मेरठ यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रही थी, टीचर भी थी और साथ ही इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी भी कर रही थी। उनके परिवार वाले चाहते थे कि मायावती अपना करियर लॉ में ही बनाए और उन्हें इस गरीबी के दलदल से बाहर निकालें, पर मायावती की नज़रें लॉ से दूर किसी और जगह आ चुकी थीं। सितंबर 1977 में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जनता पार्टी द्वारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। ये इवेंट कास्ट प्रेजुडिस को लेकर 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था। सोशलिस्ट राज नारायण, जो उस समय हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी स्पीच में दलित जातियों को हरिजन्स कहकर रेफर किया था। मायावती ने उस वक्त अपना मौका समझा और उस टर्म को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर उसका विरोध किया। उनकी स्पीच इतनी प्रभावशाली थी कि ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के लोगों ने उनकी ऑर्डनरी स्किल्स के बारे में अपने लीडर काशीराम जी को बताया। काशीराम ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और मायावती से पर्सनली मुलाकात भी की। मायावती की पॉलिटिकल एंट्री 70s में तब हुई जब उन्होंने अपने आप को काशीराम की आइडियोलॉजी से कनेक्ट किया। काशीराम बीएसपी के फाउंडर थे। उन्होंने दलित और पिछड़े समाज के लिए आवाज़ बनने का काम किया था। वो उन लोगों के ऊपर किए जा रहे अत्याचारों को दुनिया के सामने लाने का काम करते थे। 1977 में मायावती ने काशीराम से मिलने के बाद उनका विज़न समझा। क्योंकि वो खुद दलित परिवार से थी तो उन्हें काशीराम का नेतृत्व काफ़ी पसंद आया। उन्हें ये लगने लगा था कि यही वो जरिया है जिससे वो अपने परिवार और अपने जैसे कईयों लोगों को उनका हक दिला सकती हैं। मायावती की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तकरीबन हमेशा सोशल जस्टिस और दलित एम्पावरमेंट पर बेस्ड थी और वो चाहती थी कि दलित और पिछड़ी जातियों को उनका असली अधिकार दिया जाए। काशीराम ने उनमें अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ देखी और उनको यकीन था कि मायावती एक दिन बीएसपी को नेशनल लेवल तक ले जा सकती हैं। काशीराम की सोच से इंस्पायर होकर मायावती ने बीएसपी ज्वाइन की और पार्टी में अपनी जगह बनाना शुरू किया। 1984 में मायावती को बीएसपी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, जहां से उनका पॉलिटिकल करियर तेज गति से आगे चलने लगा। उन्होंने अपनी लीडरशिप स्किल्स को दिखाया और बीएसपी को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी बनाया जो दलित और पिछड़े समाज के लिए स्टैंड लेती थी। पार्टी में शुरुआत में धीरे धीरे मेन पॉलिटिक्स में एंट्री ली, पर वो 3 बार हार गई। लेकिन 1989 में उन्होंने अपनी पहली जीत पाई जब उन्हें बिजनौर यूपी से रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना गया। 1995 वो साल था जब आखिरकार मायावती को अपना स्थान पॉलिटिक्स में मिला। 1995 में यूपी असेंबली इलेक्शंस के दौरान मायावती ने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट मुलायम सिंह यादव, जो तब समाजवादी पार्टी के लीडर थे, उनको हराया था। मुलायम सिंह यादव उस समय एक काफ़ी पावरफुल फिगर थे और एक स्ट्रॉन्ग ओबीसी लीडर के रूप में जाने जाते थे। उनको हराकर मायावती ने अपनी पॉलिटिकल पावर को इस्टेब्लिश किया था। यह इलेक्शन मायावती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का डोमिनेंस था। ऐसे समय में उन्हें हराकर आगे निकलना एक बहुत बड़ा काम था। सिर्फ 6 साल में वो यूपी की चीफ मिनिस्टर बन गई थी, जो कि देश का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला और सबसे इलेक्टोरली पोटेंट राज्य है। अब इस पॉइंट पर थोड़ा रुकना ज़रूरी है और इस अचीवमेंट को समझना भी। एक दलित महिला चीफ मिनिस्टर, जो कि देश के एक ऐसे हिस्से से आई थी जहां जातिगत अत्याचार और पुरानी पैट्रियार्कल सोच काफ़ी ज़्यादा थी, और वो पूरे राज्य को लीड कर रही थी, सिर्फ दलित्स और ओबीसीज को नहीं बल्कि सबको। मायावती की जीत कोई आम जीत नहीं थी। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि मेल डोमिनेंस उस समय में कितना था, तो ये जीत सिर्फ दलित की नज़र से ही नहीं बल्कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की नज़र से भी देखी जाए तो भी काफ़ी बड़ी जीत थी। उस समय समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफ़ी कंपटीशन चल रहा था, लेकिन मायावती को आते हुए किसी ने नहीं देखा था। इनमें से तो शायद किसी ने मायावती को कंपटीशन समझा भी नहीं होगा। ये आज भी हमारे इतिहास की सबसे प्रशंसनीय अचीवमेंट्स में से एक मानी जाती है। आज तक उन्हें 4 बार चीफ मिनिस्टर चुना गया, 1995, 1997, 2000 और 2007 में। और इतनी बार शायद कुर्सी पर वही आ सकता है जिसने कुछ ऐसा काम किया होगा जो प्रशंसा के लायक है। आगे बढ़ने से पहले ज़रा देखते हैं कि आखिर मायावती ने अपने टेन्योर में ऐसा क्या क्या किया जिसकी वजह से वो इतने समय तक जनता की मनपसंद नेता बनकर रही। देखिए, उनकी सारी पॉलिसीज़ और एक्ट्स तो मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रहा, पर जितने भी उनके कैरियर के बड़े फैसले रहे वो सारे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। एक पहला बड़ा फैसला हमें जो देखने को मिलता है वो है यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे का कॉन्सेप्ट 2003 में आया था।
लेकिन पॉलिटिकल चेंज और फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से यह प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो पाया। मायावती की गवर्नमेंट ने 2007 में पावर में आने पर इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया। यह 2005 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे है जो ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। जेपी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया और यह 2012 में कंप्लीट हुआ। एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन अखिलेश यादव की गवर्नमेंट ने 9 अगस्त 2012 को किया, क्योंकि तब तक वो पावर से चली गई थी। शायद अगर उस समय पर यह फैसला नहीं लिया होता तो पता नहीं ये प्रोजेक्ट आगे कितने समय तक लटका रहता। इलाहाबाद सोलर पावर प्रोजेक्ट, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला सोलर पावर प्लांट है, नैनी में लगाया गया। यह प्रोजेक्ट ईएमसी कोलकाता बेस्ड कंपनी और यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की पार्टनरशिप में था। इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट 800 करोड़ रुपए था और यह 7 साल में कंप्लीट हुआ। इसमें 21,300 सोलर मॉड्यूल्स यूज़ किए गए जो ओवरकास्ट वेदर में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। मायावती ने अपनी फर्स्ट टर्म में 1995 में अंबेडकर ग्राम विकास योजना लॉन्च की थी, जो दलित मेजॉरिटी विलेजेस में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और हैंड पंप्स प्रोवाइड करने की थी। 2007 में यह स्कीम मॉडिफाई की गई और अंबेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना बन गई, जिसमें यह स्कीम अब जनरल पॉपुलेशन के लिए भी लागू होती और 17,100 ग्राम सभाओं को इसमें कवर किया जाना था। मायावती ने 2012 असेंबली इलेक्शंस के लिए महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना लॉन्च की थी। इस स्कीम का एम था 31 लाख बीपीएल फैमिलीज को हर महीने 300 रुपये देना, जो 1.5 करोड़ लोगों तक पहुंचता। यह असिस्टेंट 6 महीने में 2 इंस्टॉलमेंट्स में दी जाने वाली थी। इसके बाद उन्होंने महिलाओं के लिए कई स्कीम्स भी निकाली, जैसे महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना और सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना। इसके अलावा भी कई और स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मायावती सरकार ने निकाले, जैसे कि इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2011, निवेश मित्रा, उत्तर प्रदेश लैंड एक्विजिशन एक्ट 2011। इसके अलावा भी उन्होंने कई काम किए। उन्होंने दूसरे यूपी बैकवर्ड क्लासेस कमीशंस की रिकमेंडेशन को भी इम्प्लीमेंट किया, जिसमें 1994 की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि निचली जाति के मुस्लिम्स को भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट्स के लिए बैकवर्ड कास्ट रिजर्वेशंस का फ़ायदा मिलना चाहिए। इसके बाद दलित पर होने वाले अत्याचारों की संख्या में काफ़ी कमी देखी गई। पर एक नेता, और वो भी पूरी साफ छवि, ऐसा कभी देखने को मिला है क्या? कहते हैं ना, नेता और कंट्रोवर्सीज एक दूसरे से कभी दूर नहीं रह सकती। ऐसे ही कुछ कंट्रोवर्सीज हमारी बहन जी के नाम से भी जुड़ी हुई हैं, वरना क्यों उनका नाम आज गायब सा हो गया है? क्यों आज मायावती, जिन्हें एक समय पर आयरन लेडी कहा जाता था, वो न्यूज़ में दिखाई तक नहीं देती? चलिए ज़रा चल के मायावती की कुछ कंट्रोवर्सीज पर नज़र डालते हैं और समझते हैं कि मायावती का डाउनफॉल आखिर कहाँ से शुरू हुआ। अगर एक ऐसा बड़ा मामला जिसकी वजह से मायावती को काफ़ी विवादों को हैंडल करना पड़ा, तो वो है उनकी फिजूल खर्ची। मायावती के टेन्योर का सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट उनके स्टैचूज़, मेमोरियल्स और पार्क बनाना था। इन्होंने अपने पॉलिटिकल मेंटोर काशीराम, डॉक्टर BR अम्बेडकर और अपने आप को याद रखने के लिए बड़े मेमोरियल्स और स्टैचूज़ बनवाए। लखनऊ, नोएडा और यूपी के कई हिस्सों में ये मेमोरियल्स बनाए गए, जिनमें से अम्बेडकर मेमोरियल पार्क सबसे ज़्यादा फेमस है। इस पार्क में डॉक्टर अम्बेडकर, काशीराम और मायावती के बड़े बड़े स्टैचूज़ हैं और BSP का पार्टी सिंबल हाथी भी बनाया गया था। इन प्रोजेक्ट पर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा, जैसे कि अम्बेडकर मेमोरियल पार्क का कंस्ट्रक्शन 1500 करोड़ के आसपास था। क्रिटिक्स ने यह कहा कि ये खर्चा बेकार था और इस पैसे को हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ज़रूरी सर्विसेज पर लगाना चाहिए था। अपोजिशन ने भी यह कहा कि मायावती अपनी पॉलिटिकल लेगेसी को ग्लोरीफाई करने के लिए यह मॉन्यूमेंट्स बना रही थी। उसी ओर मायावती का कहना था कि ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है। पर क्या सच में टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए बस अपना पार्टी का सिंबल ही रह गया था बनाने को? करप्शंस के एलिगेशन किस नेता पर नहीं लगाए गए और हमारी बहन जी भी इन एलिगेशन से बच नहीं पाई। क्रिटिक्स का कहना था कि उनकी गवर्नमेंट पब्लिक फंड्स को अपनी पार्टी और एसोसिएट्स के लिए मिसयूज़ कर रही थी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेमोरियल्स और पार्क्स के कंस्ट्रक्शन का था, जहां कहा गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए जो मायावती की पार्टी से जुड़े हुए थे। 2011 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मायावती के क्लोज एसोसिएट्स के खिलाफ केस फाइल किया, जिसमें उन पर पब्लिक फंड्स को मिसयूज़ करने का इल्ज़ाम लगा। मायावती ने हमेशा इन एलिगेशंस को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया, कहा कि ये उनके राइवल्स का उन्हें डिफेम करने का अटेम्प्ट था। अब मैं इन क्लोज एसोसिएट्स का नाम तो नहीं बोल सकता, पर जिनको ये नाम जानने हो वो आराम से गूगल ज़रूर कर सकता है। कहा जाता है कि मायावती दलित, SC, ST और बैकवर्ड कास्ट को अपना वोट बैंक बनाने में लग गई थी। क्रिटिक्स का कहना था कि मायावती सिर्फ दलित वेलफेयर पर फोकस कर रही थी और इससे दूसरी कम्युनिटीज़ को इग्नोर किया जा रहा था। अपोजिशन पार्टीज जैसे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मायावती के ऊपर इंडिया के लोगों के बीच कास्ट के ऊपर भेदभाव पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि उनकी पॉलिटिक्स सोसाइटी को इंक्लूसिव बनाने की बजाय देश को बांट रही है। मायावती के टेन्योर में यूपी में लॉ एंड ऑर्डर भी काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था।
कम्युनल इंसिडेंट्स और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के कई केस भी देखने को मिले। 2008 में गोरखपुर राइट्स एक ऐसा इंसिडेंट था जिसमें हिंदू मुस्लिम के बीच इतनी गर्मी फैल गई थी कि बात लड़ाई तक पहुंच गई। मायावती की एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर को रिस्टोर किया, लेकिन अपोजिशन ने कहा कि उनकी गवर्नमेंट ऐसे वायलेंस को रोकने में फेल हो गई। मायावती के टाइम पर क्राइम रेट्स भी हाई थे और लैंड ग्रैबिंग, एक्सटॉर्शन और लॉलेसनेस दोनों अर्बन और रूरल एरियाज में बढ़ गया था। लोगों को लगता था कि गवर्नमेंट क्राइम कंट्रोल करने में पीछे रह गई। अगर आप खुद याद करें यूपी के वो पुराने दिन, तो हम सबको पता है कि कैसे यूपी में गुंडागर्दी चला करती थी और पार्टीज के सपोर्ट के बिना तो ये सब मुमकिन है नहीं, या है? चलिए आप ही बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। एक और मेजर कंट्रोवर्सी 2008 में काशी विश्वनाथ मंदिर की ज़मीन को लेकर हुई थी, जहां मायावती पर यह इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने मंदिर की ज़मीन को प्राइवेट बिल्डर को दे दिया, जिसकी वजह से हिंदू कम्युनिटी में गुस्सा बना। उनकी रिलीजियस पॉलिसीज़ को भी डिवाइसिव माना गया। कुछ लोग मायावती को दलित लीडर के रूप में सामाजिक न्याय के लिए काम करते देखते थे, जबकि दूसरे लोगों के लिए वो एक हारी हुई नेता थी। मायावती पर इलेक्शन मैनिपुलेशन का भी इल्ज़ाम लगा है। 2007 में स्टेट असेंबली इलेक्शंस में ऑटो स्कैम का आरोप उन पर लगाया गया, जिसमें कहा गया कि गवर्नमेंट ने वेलफेयर स्कीम के नाम पर ऑटोज डिस्ट्रीब्यूट किए जो एक्चुअली वोट खरीदने का जरिया थे। मायावती ने इसे डिनाई किया और कहा कि ऑटोज का डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए था, लेकिन इस चीज़ ने उनकी इमेज की काफ़ी धज्जियां उड़ाई थी। देखिए, ऐसे कई और किस्से हैं जिनका जिक्र मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, वरना ये पॉइंट और ज़्यादा खिंच जाएगा। इन रीजंस के अलावा एक बड़ा रीज़न जिसकी वजह से शायद मायावती आज के समय में पीछे रह गई, वो है युवा। हमारी युवा पीढ़ी पुराने लोगों से अलग है। उन्हें इस जाति पिछले समाज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ना ही वो इन सब में ज़्यादा फर्क करते हैं, और इसलिए नई पीढ़ी अपने लिए नई चीज़ें ढूंढती है, और कहीं ना कहीं मायावती वो चीज़ें युवाओं को नहीं दे पाई। इस नए ज़माने में मायावती ने वही पुराने मुद्दों को अपनी पॉलिटिक्स बनाया, जो कि एक बड़ा कारण बना उनके वोट्स की गिरावट में। 2012 में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने चुनावों में बीएसपी को हरा दिया, और आगे चल के मायावती कुर्सी पर अभी तक वापस नहीं आ पाई, जो कि शायद ये दिखाता है कि कैसे उन्हें अपनी आइडियोलॉजी को एक नया चेहरा देना चाहिए। अब का समय देखा जाए तो मायावती को शायद बाकी पार्टियां कंपटीशन समझती भी नहीं। मेन कंपटीशन तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में चलता रहता है। उनके ऐसे कई फैसले रहे हैं अपने समय पे जिन्होंने उनकी राजनीतिक जिंदगी पर कई काले धब्बे छोड़े हैं, और साथ ही उनका अपनी पॉलिटिकल गेम को ना बदलना उनके पॉलिटिकल करियर के लिए भारी पड़ रहा है। इस सब के बीच में मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके क्या विचार हैं। आपको क्या लगता है कि मायावती अब उतनी जानी मानी नेता क्यों नहीं रही, और उन्हें आखिर ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से वो वापस गेम के अंदर आ सकें? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।